हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे मटेरियल बैलेंस ऑफ फ्रैक्शनल कॉलम के बारे में कि फ्रैक्शनल कॉलम का मटेरियल बैलेंस कैसे निकालते हैं। एंड सेकंड नंबर पे बात करेंगे ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग सेक्शन एंड स्ट्रिपिंग सेक्शन। मतलब रेक्टिफाइंग सेक्शन एंड स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन क्या होती है, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, ये चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको एक चीज बता दें कि ये ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन बताने का पर्पज क्या है, तो आप जान लीजिए। जब हम मैकाबे-थेल मेथड के थ्रू डिस्टिलेशन कॉलम में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लेट फाइंड आउट करते हैं, तो वहां पर हमें दो इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है, एक रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन है, एक स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन। ठीक है, तो वो इक्वेशन आता कहां से है वो चीज हम यहां पे बताएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ्रैक्शनल कॉलम का ओवरऑल मटेरियल बैलेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ओवरऑल मटेरियल बैलेंस। ठीक है, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस निकालेंगे। ठीक, अब इससे पहले थोड़ा सा फिगर पे ध्यान दीजिएगा। अब ये फिगर देखिए, फ्रैक्शनल कॉलम का फिगर है। अब इसमें देखिए एक कॉलम है। ठीक है, इधर एक कंडेंसर है, इधर एक रिबॉयलर है। ठीक है, एक रिबॉयलर है। अब इसमें देखिए, इसमें जो जिस प्लेट पे हम फीड करते हैं, तो हम आपको पहले ही बता दिए, जिस प्लेट पे फीड किए उससे ऊपर का सेक्शन क्या होता है, रेक्टिफाइंग सेक्शन, एंड उससे नीचे का सेक्शन क्या होता है, स्ट्रिपिंग सेक्शन होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें देखिए, इस कॉलम में क्या कर रहे हैं हम, जो फीड दे रहे हैं, इस कॉलम में जो फीड दे रहे हैं उसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसमें से कुछ पार्ट क्या हो रहा है, वेपर बन के कंडेंसर में जा रहा है, कंडेंसर में क्या हो रहा है, वो फिर कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। उसमें से कुछ पार्ट हम क्या कर रहे हैं, अगेन इस कॉलम में डालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो रिफ्लक्स को हम यहाँ पे एल से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ पार्ट को हम टॉप प्रोडक्ट के रूप में लेते हैं, जिसको डिस्टिलेट बोलते हैं, तो उसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं। अब बॉटम में देखिएगा, ये जो लिक्विड होता है, बॉटम से लिक्विड जो रिबॉयलर में आता है, रिबॉयलर से कुछ पार्ट तो वेपोराइज होके इसमें कॉलम में एंटर करता है, लेकिन कुछ पार्ट क्या होता है, हमारा बॉटम प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, उसको हम डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये एक्स डब्ल्यू क्या है, तो ये एक्स डब्ल्यू जो है, सॉरी ये एक्सएफ क्या है, तो ये एक्सएफ जो है, ये क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द फीड। मतलब फीड में जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन एक्सएफ है, एंड जो डिस्टिलेट में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन एक्सडी है, एंड जो बॉटम प्रोडक्ट है, बॉटम प्रोडक्ट में जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन एक्सडब्ल्यू है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करेंगे ओवरऑल मटेरियल बैलेंस के बारे में। ठीक है, अब ओवरऑल मटेरियल बैलेंस में होता क्या है, तो इसमें देखिए किसी भी इक्विपमेंट में कितना हम इनपुट दे रहे हैं और कितना आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस में तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्टिलेशन कॉलम में, तो डिस्टिलेशन कॉलम में हम कितना इनपुट दिए और कितना आउटपुट निकला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। अब इनपुट क्या कर दे रहे हैं हम, इस कॉलम में फीड को इनपुट दे रहे हैं, जिसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे इनपुट इज इक्वल टू एफ। अब इसके बाद एफ हो गया। अब आउटपुट में हमारा क्या निकल रहा है, एक तो डिस्टिलेट डी निकल रहा है, प्लस एक हमारा बॉटम प्रोडक्ट W निकल रहा है। ठीक है, W निकल रहा है, तो इनपुट F हो गया और आउटपुट क्या हो गया, D प्लस W हो गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब बात करेंगे, अब मटेरियल बैलेंस निकालेंगे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का। ठीक है, अब क्या करेंगे, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मटेरियल बैलेंस निकालेंगे। तो मटेरियल बैलेंस ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, मटेरियल बैलेंस ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, अब मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मटेरियल बैलेंस निकालेंगे। तो अब मोर वोलेटाइल कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस कैसे निकालेंगे, तो जैसे देखिए, फीड में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कितना है, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, एक्सएफ है, तो फीड क्या है, एफ इंटू इसमें जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्सएफ है, तो एक्सएफ लिख देंगे इज इक्वल टू डिस्टिलेट जो निकल रहा है डी, डिस्टिलेट जो डी निकल रहा है, इसमें मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्सडी है, तो इंटू एक्सडी हो जाएगा, प्लस जो बॉटम प्रोडक्ट निकल रहा है डब्ल्यू, इस डब्ल्यू में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कितना है, उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स डब्ल्यू है, उसका मोल फ्रैक्शन एक्स डब्ल्यू है, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मटेरियल बैलेंस ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, अब इसी प्रकार एक एक सेक्शन का हम मटेरियल बैलेंस निकालेंगे। इसी प्रकार रेक्टिफाइंग सेक्शन का मटेरियल बैलेंस निकालेंगे और इसी प्रकार स्ट्रिपिंग सेक्शन का मटेरियल बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिखना चाहें लिख लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। अब बात करेंगे रेक्टिफाइंग सेक्शन का। ठीक है, अब बात करेंगे रेक्टिफाइंग सेक्शन का। अब इसी प्रकार रेक्टिफाइंग सेक्शन का मटेरियल बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, ये पूरा मिटा देते हैं। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए यहां पे रेक्टिफाइंग सेक्शन। ठीक है,
अब रेक्टिफाइंग सेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब रेक्टिफाइंग सेक्शन के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो इसमें जो रेक्टिफाइंग सेक्शन है केवल उतना ही लेते हैं, बाकी जो स्ट्रिपिंग सेक्शन है उसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इस कॉलम को हाफ पे से मिटा देते हैं, स्ट्रिपिंग सेक्शन छोड़ते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रिपिंग सेक्शन समझना है पहले, बाद में हम रेक्टिफाइंग सेक्शन रेक्टिफाइंग सेक्शन समझना अभी, बाद में स्ट्रिपिंग सेक्शन समझाएंगे, ठीक है। तो अब नीचे वाले पोर्शन को क्या करेंगे, मिटा देंगे, ठीक है। अब यहां से हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब ऊपर क्या बचा आपका, रेक्टिफाइंग सेक्शन बचा। ऊपर क्या बचा, रेक्टिफाइंग सेक्शन बचा, ठीक है। ऊपर क्या बचा, रेक्टिफाइंग सेक्शन बचा। अब ये है आपका रेक्टिफाइंग सेक्शन, ये आपका रेक्टिफाइंग सेक्शन है, ठीक है। अब देखिएगा आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो कॉलम में हम नंबर प्लेट्स की काउंटिंग करते हैं वो हमेशा टॉप से करते हैं। वो कहां से करते हैं, हमेशा टॉप से करते हैं। तो इस कॉलम में पहला प्लेट कौन सा होगा, ऊपर वाला प्लेट 1, ये प्लेट 2 हो जाएगा, प्लेट 3 हो जाएगा, प्लेट 4 होगा, ऐसे नीचे आते जाएंगे वैसे प्लेट की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ऐसे प्लेट 5, प्लेट 6, प्लेट 7 ऐसे डॉट डॉट, इसको हम मान लेते हैं प्लेट एन है, इसको हम मान लेते हैं प्लेट एन है, ठीक है। अब इसके जब नीचे आएंगे तो कौन सी प्लेट मिलेगी, अब इसके नीचे आएंगे तो n+1 प्लेट मिलेगी, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है। और n से जब ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रही है, संख्या घटती जा रही है। तो ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कौन सी प्लेट होगी, n-1, मतलब देखिए 4 है, 4 के बाद 3 है, 2 है, और इधर जा रहे हैं तो बढ़ रही है प्लेट, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब इस कॉलम में जो वेपर एंट्री करेगी, इस कॉलम में जो वेपर एंट्री कर रही है, ये जो वेपर एंट्री कर रही है इस कॉलम में, वो कौन से प्लेट से एंट्री कर रही है, वो कौन से प्लेट से एंट्री कर रही है, n+1 प्लेट से एंट्री करेगी इस कॉलम में। मतलब जो वेपर एंट्री कर रही है n+1 प्लेट से एंट्री कर रही है, ठीक है। तो Vn+1 हो जाएगा, Vn+1, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इस वेपर में जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो इसी अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, yn+1 हो जाएगा, उसका मोल फ्रैक्शन yn+1 हो गया। अब देखिए, इस रेक्टिफाइंग सेक्शन से जो लिक्विड नीचे की ओर आएगा, इस कॉलम में जो लिक्विड नीचे की ओर आएगा, तो यहां से जो लिक्विड नीचे निकलेगा, नीचे आएगा, वो कौन से प्लेट से नीचे आ रहा है, वो कौन से प्लेट से नीचे आ रहा है, तो वो n प्लेट से नीचे आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ln हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इतना क्लियर है ना। ये कौन सा क्या हो जाएगा, n प्लेट से नीचे आ रहा है तो ln हो जाएगा, ठीक है। अब इस लिक्विड में जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो उसका मोल फ्रैक्शन एक्शन हो जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये नीचे वाली प्लेट अब मिटा देते हैं, इससे समझाने के लिए आपको हम लिखे थे, ठीक है। आप समझ गए होंगे, तो अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इस रेक्टिफाइंग सेक्शन का ओवरऑल मटेरियल बैलेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस निकालेंगे। तो देखिएगा, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस ऑफ रेक्टिफाइंग सेक्शन, केवल ऐसे लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। रेक्टिफाइंग सेक्शन इंक्लूडेड कंडेंसर, ठीक है। अब इसका जब ओवरऑल मटेरियल बैलेंस निकालेंगे तो अब देखिए, इस रेक्टिफाइंग सेक्शन में इनपुट क्या दे रहे हैं, तो इनपुट हमारी वेपर जा रही है, इनपुट। और वो वेपर कौन से प्लेट से जा रही है, n+1 प्लेट से जा रही थी, तो n+1 हो जाएगा, ठीक है। n+1 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब देखिए आउटपुट में हमारा क्या क्या निकल रहा है, एक तो इस रेक्टिफाइंग सेक्शन से हमारा L निकल रहा है, लिक्विड आ रहा है, जिसको हम n प्लेट से आ रहा है तो इसको हम ln से डिनोट कर रहे हैं, तो ये ln हो जाएगा। प्लस और क्या निकल रहा है, एक डिस्टिलेट निकल रहा है, तो जो D है, डिस्टिलेट D है, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन 1, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब जैसे हम जब ओवरऑल मतलब पूरे फ्रैक्शनल कॉलम का फिर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मटेरियल बैलेंस निकाले थे, वैसे रेक्टिफाइंग सेक्शन में भी मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मटेरियल बैलेंस निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, देखिएगा, मटेरियल बैलेंस ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, मटेरियल बैलेंस ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं MVC, ठीक है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। अब मटेरियल बैलेंस ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ओवर रेक्टिफाइंग सेक्शन, ठीक है। मतलब रेक्टिफाइंग सेक्शन में जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उनका मटेरियल बैलेंस निकालेंगे। तो देखिएगा, अब इस वेपर जो जा रही थी, वेपर कौन सी जा रही थी, Vn+1 जा रही थी। अब इस वेपर में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो है उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, Yn+1 है। इतना क्लियर है, ठीक है। इज इक्वल टू जो लिक्विड था Ln, इसमें जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्शन था, तो Ln इंटू एक्शन हो जाएगा। प्लस जो डिस्टिलेट निकल रहा है D, इसमें जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, XD है, तो D इंटू XD हो जाएगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना। इसको इक्वेशन 2 लिख देंगे। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए,
y के टर्म में अगर लिखे तो yn+1 हो जाएगा इज इक्वल टू ये vn+1, इसको पूरा इस साइड लाएं तो इसके नीचे आ जाएगा, इतना तो आप मैथ में तो जानते ही होंगे। तो ये क्या हो जाएगा ln इंटू xn अपान ये vn+1 नीचे आ जाएगा, vn+1 नीचे आ जाएगा प्लस d इंटू एक्स डी अपान ये भी क्या हो जाएगा vn+1 हो जाएगा, vn+1 यहाँ पे भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो vn+1 की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 से इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ vn+1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इतना क्लियर है। मतलब vn+1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो देखिएगा क्या फाइंड आउट होगा। अब yn+1 ऐसे ही रहेगा, yn+1 इज इक्वल टू, अब ln की जगह पे देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, ln तो ऐसे ही रहेगा, ln इंटू xn है यहाँ पे xn अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा vn+1 की जगह पे क्या हो जाएगा ln+d हो जाएगा। ठीक है, vn+1 की जगह पे ln+d हो जाएगा, ln+d प्लस ऊपर ये d इंटू एक्स डी है, ये तो ऐसे ही रहेगा, इंटू vn+1 की जगह पे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ln+d हो जाएगा, ln+d। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखिए ये जो आपका इक्वेशन फाइंड आउट हुआ है, ये जो इक्वेशन फाइंड आउट हुआ है यही इक्वेशन है ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग सेक्शन। ठीक है, दिस इक्वेशन इज नोन एंड मटेरियल बैलेंस लाइन या ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग सेक्शन। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, ये कौन सी इक्वेशन है, ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन है रेक्टिफाइंग सेक्शन की। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, मैकाबे थेल मेथड का कुछ एक एग्जाम्पशन होता है, मैकाबे थेल मेथड का एजप्शन होता है। एजप्शन क्या होता है देखिएगा, इसका एक एजप्शन होता है कि ऑल मोलर फ्लोरेट आर कांस्टेंट इन एवरी सेक्शन इन डिस्टिलेशन कॉलम या ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम। ठीक है, मतलब एक डिस्टिलेशन मतलब एक फ्रैक्शनल कॉलम में जितने भी मोलर फ्लोरेट्स होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो मतलब इसमें मोलर फ्लोरेट कौन कौन से, एक लिक्विड का होगा एक वेपर का होगा। तो मतलब लिक्विड का जो भी मोलर फ्लोरेट्स होगा एवरी मतलब रेक्टिफाइंग सेक्शन हुआ है और स्ट्रिपिंग सेक्शन हुआ है या जो भी प्लेट्स हुए सब पे क्या होगा, उसका मोलर फ्लोरेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं आल, इसको हम ऐसे ना लिख दे रहे हैं, स्क्रीन पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, उसमें आप देख लीजिएगा इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड का मोलर फ्लोरेट क्या हो रहा है, लिक्विड का मोलर फ्लोरेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और जब लिक्विड का मोलर फ्लोरेट कांस्टेंट है तो देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ समझिएगा, अब इसमें देखिएगा जो प्लेट 1 थी, अभी जो प्लेट 1 थी, इस प्लेट 1 से जो लिक्विड हमारा आ रहा था वो कौन सा प्लेट आएगा, L1 आ जाएगा, उसका फ्लोरेट क्या होगा L1 होगा क्योंकि वो प्लेट 1 से आ रही है। ठीक, और इस पे जो वेपर जा रही है वो कौन से प्लेट से जा रही है, 2 से जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा V2 होगा। ऐसे यहाँ पे जब दूसरे प्लेट से आएगा ये लिक्विड तो यहाँ L2 होगा, और ये इधर से जाएगा इस पे तो ये इस प्लेट पे जाएगा तो ये कौन सा जाएगा V4 जाएगा। मतलब हर एक प्लेट का अलग अलग फ्लोरेट होगा, लेकिन जब मैकाबे थेल मेथड का एजप्शन अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी फ्लोरेट्स होंगे वो सभी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। यानी कि जो प्लेट 1 पे जो फ्लोरेट होगा लिक्विड का, या प्लेट 2 पे होगा, या प्लेट 3 पे होगा, या प्लेट n पे होगा, सभी पे उस लिक्विड का फ्लोरेट जो होगा वो क्या होगा, मतलब लिक्विड का जो मोलर फ्लोरेट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Ln इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L3, मतलब हर एक प्लेट का इज इक्वल टू Ln कर दें, मतलब nवां प्लेट का इज इक्वल टू आप L इसको कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको क्या लिखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जब इस लिक्विड का मोलर फ्लोरेट कांस्टेंट है तो इस लिक्विड में जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका भी मोलर फ्लोरेट कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ पे एक्सन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, x लिख सकते हैं, इतना क्लियर है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, लिक्विड का तो मोलर फ्लोरेट कांस्टेंट है, लेकिन इसमें क्या कहता है ऑल मोलर फ्लोरेट्स कांस्टेंट। इसका मतलब जो वेपर होंगे उसका भी मोलर फ्लोरेट्स क्या होंगे,
कांस्टेंट होंगे। तो इसमें जो वेपर है, जैसे प्लेट 1 पे जो वेपर का फ्लो रेट होगा, प्लेट 2 पे जो वेपर का मोलर फ्लो रेट होगा, वो सभी कांस्टेंट होंगे। मतलब V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू Vn+1, मतलब जितने भी प्लेट्स पे होंगे Vn+1 इज इक्वल टू V, एक सिंगल वर्ड में हम V लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इतना क्लियर है। और जब V कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो yn+1 होगा ये भी तो हम कांस्टेंट होगा, तो yn+1 इज इक्वल टू y लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये इतना हो गया तो अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब इसके लिए थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, तो देखिएगा हम कहाँ लिख दे रहे हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ठीक है। अब इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा। तो देखिए, अब इस इक्वेशन में जो आपका इक्वेशन 4th मिला था, ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन, इसमें क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब एजप्शन के बाद जो वैल्यू हमें मिली है वो वैल्यू पुट करेंगे। तो yn+1 की जगह पे क्या हो जाएगा, yn+1 की जगह पे y हो जाएगा, y हो जाएगा, इतना क्लियर है, y हो जाएगा इज इक्वल टू ln के जगह पे क्या हो जाएगा, ln के जगह पे l मान सकते हैं, l हो सकता है बटे, अब यहाँ पे ln+d, तो ln की जगह पे क्या हो जाएगा l+d, और इंटू ये एक्शन जो था इसको हम एक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, और एक्शन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो इंटू x लिख देंगे, प्लस में क्या है d इंटू xd है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे d, और xd तो ऐसे ही रहेगा आपका, xd ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे हम xd लिख दे रहे हैं अपान। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ln था, ln की जगह पे क्या हो जाएगा, l हो जाएगा प्लस d। अब ये इक्वेशन जो हुई, ये भी इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन भी ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन है रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन है। यही इक्वेशन आप वहां पे लिखेंगे मैकाबे-थिल मेथड में, ठीक है, यही इक्वेशन लिखेंगे। तो ये इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन कैसे आया वो चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हो गया रेक्टिफाइंग सेक्शन। अब बात करेंगे स्ट्रिपिंग सेक्शन के बारे में, ठीक है। अब स्ट्रिपिंग सेक्शन के बारे में, अब इसको मिटा देते हैं, अब स्ट्रिपिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, अब बात करेंगे स्ट्रिपिंग सेक्शन के बारे में। अब स्ट्रिपिंग सेक्शन का ओवरऑल मटेरियल बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। तो फिगर आप देख रहे हैं स्ट्रिपिंग सेक्शन का, ठीक है। अब देखिए स्ट्रिपिंग सेक्शन में क्या है कि अब इस सेक्शन में जो ये प्लेट्स होंगे, ये क्या होंगे, पहले भी आपको बता चुके, टॉप से काउंट होते हैं। टॉप से मान लीजिए यहाँ पे आए तो हम m प्लेट, इसको स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए हम यहाँ पे m मान के चलते हैं, ठीक है। तो m प्लेट हुआ, उससे नीचे आए तो m+1 हो गया, जितना नीचे आएंगे तो क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। इसके नीचे आएंगे तो ये m+2 हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें जो हमारा स्ट्रिपिंग सेक्शन में जो इनलेट होगा वो क्या होगा, लिक्विड इनलेट करेगा। इसमें उसमें क्या हो रहा था, रेक्टिफाइंग सेक्शन में वेपर इन कर रहा था, ठीक है। इसमें क्या होगा, लिक्विड इन करेगा, ऊपर से क्या आएगा, लिक्विड आएगा। इसमें क्या आएगा, लिक्विड आएगा। कौन सी प्लेट से आएगा लिक्विड, ये जो लिक्विड आएगा कौन सी प्लेट से आएगा, m प्लेट से आएगा, तो ये Lm हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे xm हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अब इसमें से इस स्ट्रिपिंग सेक्शन से, इस कॉलम से आउटपुट के रूप में क्या निकलेगा, जो वेपर क्या हो जाएगा, वेपर ऊपर की ओर जाएगा। अब ये जो वेपर ऊपर जाएगा वो कौन सी प्लेट से ऊपर जा रहा है, m+1 प्लेट से जा रहा है, तो Vm+1 हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें इस वेपर में जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, Ym+1 हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब इस स्ट्रिपिंग सेक्शन का ओवरऑल मटेरियल बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। इस स्ट्रिपिंग सेक्शन का तो ओवरऑल मटेरियल बैलेंस ऑफ स्ट्रिपिंग सेक्शन, ठीक है, स्ट्रिपिंग सेक्शन, ठीक है। स्ट्रिपिंग सेक्शन का ओवरऑल मटेरियल बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। अब स्ट्रिपिंग सेक्शन का ओवरऑल मटेरियल बैलेंस निकालेंगे तो देखिए स्ट्रिपिंग सेक्शन में इनलेट हमारी क्या जा रही है, लिक्विड जा रही है। तो लिक्विड कौन सी प्लेट से जा रही है, m प्लेट से जा रही है, तो Lm हो जाएगा इज इक्वल टू क्या, हमारा आउटपुट में क्या वेपर निकल रहा है, Vm+1 हो जाएगा, और क्या आउटपुट निकल रहा है, एक बॉटम प्रोडक्ट हमारा W निकल रहा है, ठीक है, W हो जा रहा है। तो एक क्वेश्चन 1 हो गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, V के रूप में लिखेंगे वेपर के फॉर्म में, तो इसको क्या लिख देंगे, Vm+1, और W को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Lm-W हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मटेरियल बैलेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का। तो देखिएगा, मटेरियल बैलेंस ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है, इन स्ट्रिपिंग सेक्शन, ठीक है,
स्ट्रिपिंग सेक्शन में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मटेरियल बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। तो अब मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मटेरियल बैलेंस निकालेंगे तो देखिएगा इसमें जो इनलेट कर रहा था LM जो इनलेट कर रहा था उसमें मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या था, XM था, तो LM इंटू XM हो जाएगा इज इक्वल टू जो वेपर हमारी निकल रही है Vm+1, उसमें मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मटेरियल बैलेंस क्या, मोल फ्रैक्शन क्या है, Vm+1 है, Ym+1, तो Ym+1 हो जाएगा इज इक्वल प्लस जो W बॉटम प्रोडक्ट निकल रहा था, बॉटम प्रोडक्ट में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है, XW, तो XW हो जाएगा इंटू XW हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम पक्षांतर करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा पक्षांतर करेंगे तो ये पार्ट जो है इसको यहीं रहने देते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं तो क्या होगा Vm+1 इंटू Ym+1, ठीक है, इज इक्वल टू LM इंटू XM माइनस हो जाएगा W इंटू XW, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ये जो Vm+1 है इसको इस साइड लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, तो देखिएगा Ym+1 जो होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा LM इंटू XM अपान क्या हो जाएगा Vm+1 हो जाएगा, Vm+1 माइनस W इंटू XW अपान ये क्या हो जाएगा Vm+1, ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख देंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ये इक्वेशन आपका थर्ड हो जाएगा। अब इस इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से Vm+1 की वैल्यू क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे, ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो जब Vm+1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जैसे पिछले जब रेक्टिफाइंग सेक्शन बता रहे थे तो उसमें भी यही किए थे, सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, ठीक है, इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, सब कुछ आसानी से होता जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा Ym+1 तो ऐसा ही रहेगा इज इक्वल टू LM इंटू XM भी ऐसा ही रहेगा। और Vm+1 की जगह पे क्या हो जाएगा LM माइनस W हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन से वैल्यू क्या कर रहे हैं, इसका Vm+1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा LM माइनस W हो जाएगा, माइनस W इंटू XW अपन Vm+1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा LM माइनस W, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन फाइंड आउट हुआ, ये कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है ऑपरेटिंग लाइन ऑफ स्ट्रिपिंग सेक्शन, ऑपरेटिंग लाइन ऑफ स्ट्रिपिंग सेक्शन, स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन है। इसको आप लिखना चाहे तो इक्वेशन 4 लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन 4 लिख सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी रेक्टिफाइंग सेक्शन में हम मैकाबे-थिल मेथड का एजप्शन अप्लाई किए थे, वही एजप्शन यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एजप्शन क्या कहता है, ऑल मोलर फ्लो रेट्स आर कांस्टेंट इन एवरी सेक्शन ऑफ डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल कॉलम, ठीक है, मतलब फ्रैक्शनल कॉलम में जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी प्लेट्स हैं, उनमें क्या होंगे, जो मोलर फ्लो रेट्स होंगे वो सभी कांस्टेंट होंगे। मतलब एम प्लेट पे भी मोलर फ्लो रेट्स कांस्टेंट होंगे, इस पे जो लिक्विड का मोलर फ्लो रेट्स होगा, वेपर का मोलर फ्लो रेट्स होगा वो कांस्टेंट होगा। M+2 प्लेट पे या इस प्लेट पे जो भी प्लेट्स हैं उनमें जो लिक्विड्स होंगे या वेपर होंगे उनके जो मोलर फ्लो रेट्स होंगे वो सभी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो जब कांस्टेंट होंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं LM इज इक्वल टू LM+1 इज इक्वल टू LM+2 इज इक्वल टू L, ठीक है, इज इक्वल टू L, क्योंकि सभी लिक्विड्स के मोलर फ्लो रेट्स क्या है, कांस्टेंट हैं। तो जब लिक्विड्स के मोलर फ्लो रेट्स कांस्टेंट हैं तो इस लिक्विड में जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स है उसके भी मोलर फ्लो रेट्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट क्या है, XM है, तो इस XM का भी, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं, ये भी कांस्टेंट होगा, ठीक। इसी तरह जब वेपर की बात करेंगे तो वेपर के भी मोलर फ्लो रेट्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे सभी प्लेट्स पे। तो इसमें क्या होगा Vm+1 इज इक्वल टू Vm+2, ठीक है, जितने भी प्लेट पे होंगे इज इक्वल टू डायरेक्ट हम V लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो जब ये कांस्टेंट होंगे तो इसमें जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं उनका भी मोलर फ्लो रेट्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो Ym+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, ठीक है, ये वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, Ym+1 की जगह पे क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा इज इक्वल टू LM के जगह पे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, L अपान LM के जगह पे तो L यहाँ पे भी होगा, माइनस W इंटू ये जो XM था इसको हम यहाँ ना लिख के यहाँ पे भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और XM के जगह पे क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे X, ठीक है, माइनस W इंटू XW अपान LM के जगह पे क्या हो जाएगा, L माइनस W, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है,
ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रिपिंग सेक्शन, ठीक है। इसको इक्वेशन 5 मान सकते हैं और यही इक्वेशन आपको मैकाबे-थेल मेथड में यूज करना है, ठीक है। यही इक्वेशन वहां पे हम लिखेंगे तो आप सोचेंगे कि वो इक्वेशन कहां से आता है, तो इक्वेशन यहां से फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा कि मटेरियल बैलेंस कैसे होता है एंड स्ट्रिपिंग सेक्शन एंड रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उसका डेरिवेशन क्या है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मैकाबे-थेल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।